हेलो विद्यार्थियों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जो कि वर्तमान में 6 सेमेस्टर वालों के लिए उपयोगी है और आने वाले कंपटीशनों के लिए भी है, क्योंकि मेन इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पुट अप हो सकता है और आप लोग उनका आंसर देने के लिए एक तरह से डायग्राम से समझना जरूरी है। वर्तमान में आपके कोटा विश्वविद्यालय कोटा की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। बीए सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर। आज हिस्ट्री का पेपर था 6 सेमेस्टर वालों के, ठीक है, और बैक वालों के 4th सेमेस्टर था। इस प्रकार से ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान हिस्ट्री का जो पेपर था अच्छा पेपर आया था और एक जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलो, अपन पिछली क्लास में जो अपन ने भारत के भूगोल में पश्चिमी तटीय प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया और पश्चिमी तटीय प्रदेशों में जो अलग अलग भागों में बांट करके उसका अध्ययन किया। उत्तर वाले जो भाग है उसको कच्छ के रण के रूप में अध्ययन किया, फिर सौराष्ट्र मैदान के रूप में अध्ययन किया, फिर मानववाद तट के रूप में अध्ययन किया, ठीक है। तो इस तटीय क्षेत्र में इस प्रकार से 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया है, आपने भी नोट कर लिया होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे भी अपन किस तरीके से पढ़ते हैं। देखो, इसी पश्चिमी तटीय प्रदेश में मुख्य बंदरगाह कौन कौन से हैं। बंदरगाह क्या होते हैं आप सब जानते हैं, यानी कि वह तटीय क्षेत्र जिसमें जलीय जहाज अपना माल उतारने या चढ़ाने का काम होता है और उस तटीय क्षेत्र में माल को स्टोर करने के सुविधाएं उपलब्ध होती है, तो ऐसे क्षेत्र को बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, पिछली क्लास में भी बताया था कि जो गुजरात तटीय क्षेत्र है इसमें एक बंदरगाह है, उसको बोलते हैं कांडला। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, ध्यान रखना, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है, किस नाम से जाना जाता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो आगे भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनमें से जो मुख्य रूप से बंदरगाह के रूप में है, इसको अच्छा आगे जो मुंबई हाई है, मुंबई हाई ये मुंबई बंदरगाह है, मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ पर प्राकृतिक तेल का उत्पादन किया जाता है। समुद्र की आंतरिक तली से प्राकृतिक तेल निकालकर उसका परिवहन किया जाता है, इसकी एक प्रमुख विशेषता है। और भारत का सबसे अधिक समुद्री तेल का परिवहन करने वाला ये बंदरगाह है मुंबई हाई। और दूसरा है कालीकट, ये केरल में पड़ता है, कालीकट।
कालीकट बंदरगाह है। आपको याद है हिस्ट्री में कि वास्को डी गामा भी सबसे पहले कहाँ पर आया था? कालीकट। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है और इस प्राकृतिक बंदरगाह से जहाज़ों को आने लाने ले जाने का और माल उतारने चढ़ाने का कार्य होता है। केरल में है और यहाँ पर और दूसरी विशेषता है कि भारत का जो दक्षिण पश्चिम से आने वाले जो मानसूनी पवनें हैं ये भी सबसे पहले यहीं पर टकराती है। ठीक है, तो ये कालीकट बंदरगाह है, केरल में है और ये भी एक तरह से पश्चिमी तटीय क्षेत्र में भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह है। ठीक है, कांडला बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और इसे ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ज्वारीय बंदरगाह। तो इस प्रकार से ये पश्चिमी तटीय बंदरगाह हुए अपने। अब नंबर आता है अपने पूर्वी तटीय प्रदेश का। पश्चिमी तटीय प्रदेश अपन ने पढ़ लिया और पूर्वी तटीय प्रदेश का नंबर आता है। पूर्वी तटीय प्रदेश बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। दूसरा नंबर का है तटीय प्रदेश पढ़ते हैं तो उसको दो भागों में बांट लिया था अपन ने पिछली क्लास में, पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश। पश्चिमी तटीय प्रदेश को विस्तार से अपन ने अध्ययन कर लिया। पूर्वी तटीय प्रदेश ठीक है, पूर्वी तटीय प्रदेश, इसकी विशेषता क्या है कि ये भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। ठीक है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? विस्तार उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। उत्तर में ये गंगा के मुहाने से प्रारंभ होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से इसका विस्तार मिलता है। और दूसरी विशेषता क्या है? इसका उत्तरी भाग उत्तरी सतह तथा दक्षिणी भाग कोरोमंडल तक कहलाता है। ठीक है, और सुन लीजिए, भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। उत्तर में गंगा के मुहाने से लेकर
दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इसका उत्तरी भाग उत्तरी सरकार के रूप में और दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे गंगा, कृष्णा, कावेरी व गोदावरी। गंगा, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी मुख्य नदियों और इनकी सहायक नदियों के द्वारा इस तटीय मैदान में जलोढ़ के निक्षेप से जलोढ़ मृदा के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है अस्सी किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक मिलती है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वह लंबी सकरी पट्टी के रूप में है। कहीं पर इसकी 50 किलोमीटर तक भी है, कहीं पर 80 किलोमीटर तक भी है और कहीं पर 160 किलोमीटर तक भी मतलब इसकी चौड़ाई मिलती है। यानी कि लंबी सकरी पट्टी के रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर कटे-फटे क्षेत्र के रूप में इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका विस्तार मिलता है और नदियां अपने मुहाने पर यहाँ नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये विशेषता है। अपन ने ये पूर्वी तटीय पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में विस्तार से पढ़ लिया और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्वी तटीय मैदान उत्तर से दक्षिण की ओर एक लंबी सकरी पट्टी के रूप में देखने को मिलता है। इसका विस्तार गंगा के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक है। इसका उत्तरी भाग उत्तरी सरकार के रूप में जाना जाता है और दक्षिणी वाला भाग है वह कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। इधर से चलने वाली जितनी भी नदियां हैं, गंगा है, इधर से कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, ये पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने के कारण ये अपनी सहायक नदियों के साथ में अपने मुहाने पर इस तटीय क्षेत्र में डेल्टा बनाती हुई इस बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और नदियों के द्वारा निक्षेपित यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो लाल जलोढ़ मृदा यहाँ के उत्पादन के लिए अधिक विकसित है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक वाले जो क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक उत्पादन होने का यही कारण है। चावल उत्पादन में और कृषि उत्पादन में इसका बड़ा महत्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये तटीय मैदान पढ़े। अगली क्लास में अपन ये द्वीप समूह पढ़ेंगे।
द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। अगला भौतिक प्रदेश है द्वीप समूह। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपने इस चैनल पर बने रहें, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें ताकि सभी बच्चों तक इसका लाभ मिलता रहे। और आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए इस चैनल के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने का तरीका भी बताने जा रहे हैं। कल से आपकी जो क्लास होगी वह बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए और सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए, तीनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल कराएंगे। आप लोग बने रहना और अधिक से अधिक बच्चे इसमें जोड़ने की कोशिश करना ताकि सभी तक इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो बहुत से बच्चों के बैक आ जाती है। आप लोग सीरीज पढ़ते हो, सीरीज की लैंग्वेज चेक करने वाला एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग विशेष मेन पॉइंट पर विशेष ध्यान देना और उसकी लैंग्वेज पर ध्यान देना और डायग्राम से समझने की कोशिश करो। धन्यवाद।